हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज तैयारी सीरीज़ का सेशन नंबर 24 है और आज की क्लास में हम ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है और अपने लेवल से भी कोशिश करनी है क्वेश्चंस का आंसर देने की, ठीक है। मैं साथ के साथ हर एक क्वेश्चन को समझाता चलूँगा। आज के सेशन में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कुछ हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। बैलेंस तरीके से हम आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड हमको 4 ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके लिए फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है, F = G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। मीन्स एक बॉडी है जिसका मास है m1, दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2 और दोनों बॉडीज़ के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, r। एक चीज़ और याद रखनी है, डिस्टेंस जो होता है वो एक बॉडी के सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर तक का होता है। ये हमेशा याद रखो, कोई भी केस हो ना, अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो एक बॉडी का सेंटर ले, दूसरी बॉडी के सेंटर तक की एक स्ट्रेट लाइन बना लो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आ जाए दैट इज स्मॉल r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है। एक और बात इससे रिलेटेड कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दोनों बॉडीज़ के बीच में, वो हमेशा होता है अट्रैक्टिव, इट इज़ नेवर रिपल्सिव, ठीक है। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके साथ 4 ऑप्शंस हमको गिवन है। अब चारों में से हमको बताना है कि कौन सा ठीक है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड सोलर सिस्टम, ये ऑप्शन गलत है भाई। ये तो यूनिवर्सल लॉ है और यूनिवर्सल लॉ है तो पूरी यूनिवर्स में वैलिड होना चाहिए, नंबर 1। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इट इज़ यूज टू गवर्न द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स ओनली, ओ नो। सैटेलाइट्स को के मोशन को गवर्न करता है, ये बात ठीक है, लेकिन सिर्फ सैटेलाइट के मोशन के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं है भाई। इट इज़ यूज टू कंट्रोल रोटेशनल मोशन ऑफ सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट्स, यस, ये बात ठीक है। सैटेलाइट के ऊपर भी लागू है क्योंकि वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और प्लैनेट्स के लिए लागू है क्योंकि वो स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सोलर सिस्टम का ले सकते हैं, तो सोलर सिस्टम में जो सन है उसके आसपास अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और अगर हम अर्थ के हिसाब से मून को कंसिडर कर लें तो मून भी अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, तो ये दोनों के लिए वैलिड है। लास्ट ऑप्शन कहता है कि कंट्रोल द रोटेशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, नो। इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो न्यूक्लियस के आसपास होता है, और वो भी लगभग सर्कुलर शेप हम उसको कवर कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं स्टार्स के अराउंड या सन के अराउंड, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन उसमें फोर्स यूज होता है कूलम फोर्स, जिसको आप बोल सकते हैं। कूलम फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि उसकी अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा ठीक है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बढ़ते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैपिटल जी की वैल्यू किस पे निर्भर करती है? सरल शब्दों में आंसर सुन लो, किसी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं करती। ये एकमात्र ऐसा कांस्टेंट है जो किसी भी चीज़ के ऊपर निर्भर नहीं करता, ना ही नेचर के ऊपर, ना ही डिस्टेंस के ऊपर, ना ही कोई और फैक्टर के ऊपर। तो इसका आंसर सिंपल वे में नन ऑफ दीज के ऊपर टिक करके आ जाओ, ठीक है ना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक्सेलरेशन नो वे, हीट कांस्टेंट नो वे, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ टू बॉडीज नो वे। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर टाइप की बॉडी के बीच में लग सकता है, तो उसमें नेचर का सवाल ही कहाँ है। रॉक्स की बनी है बॉडी, प्लास्टिक की बनी है बॉडी, आयरन की बनी है बॉडी, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ज़रूर याद रखना, 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है जी। गॉट द पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आगे बढ़ते हैं। नाउ ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ स्पेस शिप फ्रॉम द अर्थ टू द मून एंड बैक, ओके जी, ये है अर्थ, यहाँ से मून पे कोई शिप जा रहा है, स्पेस शिप जा रहा है, ये हो गई अर्थ, ठीक है जी। तो मैक्सिमम फ्यूल कौन सी कंडीशन में कंज्यूम होने वाला है? देखिए पहला पॉइंट क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इन रिटर्न जर्नी, ओके। अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इन ऑनवर्ड जर्नी, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ मून वाइल रीचिंग द मून, नन ऑफ दीज, ओके। नन ऑफ दीज तो भाई ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा केस तो होगा ही जिसमें सबसे ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। अब ये स्पेस शिप जो है वो ऊपर जा रहा है मून की तरफ, पहला केस तो ये बन सकता है। दूसरा केस बन सकता है भाई ये स्पेस शिप अर्थ की तरफ नीचे जा रहा
है ना जी। इन्हीं दोनों केस में कोई ना कोई कंडीशन बननी चाहिए। अब एक सरल शब्दों में बात सुनिए, मून की जो ग्रेविटेशनल पावर है वो अर्थ से बहुत कम है, इनफैक्ट 1/6 है। तो मून की ग्रेविटी की अपेक्षा हम अर्थ की ग्रेविटी को कंसिडर करें आंसर देते वक्त, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब अर्थ की ग्रेविटी के साथ दो कंडीशन जुड़ जाती हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ और डाउनवर्ड मोशन में टूवर्ड्स द ग्रेविटी। तो जाहिर है जब स्पेसशिप नीचे की तरफ आ रही होगी तब अर्थ उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा रही है। लेकिन अगर स्पेसशिप अर्थ के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर के अगेंस्ट में जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा फ्यूल तो तभी कंज्यूम होगा जब स्पेसशिप ऊपर की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स द मून अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। होपफुली ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। और वैसे भी एक बात और याद रखो, बॉल को कोई भी बॉल ले लो, बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो क्या लेते हो, -g, है ना जी। बॉल नीचे आ रही होती है तो क्या लेते हो, +g। तो जब नीचे आ रही है बॉल या नीचे आ रहा है स्पेसशिप तो अर्थ की अट्रैक्टिव पावर भी तो उसे सपोर्ट कर रही है एक तरीके से, लेकिन जब अगेंस्ट में जा रहा है तो अर्थ की अट्रैक्टिव पावर उसके अगेंस्ट में काम कर रही है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि भाई जब अगेंस्ट द ग्रेविटी जाओगे तो सबसे ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम होगा। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ अर्थ इन ऑनवर्ड जर्नी, ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक होना चाहिए। ठीक है ना, इसको टिक करके आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, ओके। स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है gm/r², नंबर 1। अब यहाँ पे ना रोटेशन की बात कहीं नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूँ कि जब आप अर्थ की सरफेस से ऊपर को जाते हो, हाइट पे जाते हो अर्थ की सरफेस से ऊपर को, काफ़ी ऊपर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, ऐसे अगर आप जाते हो तो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आने लगता है। ठीक है, वो कम होने लगती है। जैसे जैसे अर्थ की गहराई में आप जाते हो, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, आप नीचे को जाओगे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जाने की कोशिश करोगे, तब भी जी की वैल्यू कम होती है। तो जी की वैल्यू चेंज कब हुई, जब आप ऊपर गए और जब आप नीचे गए फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। दूसरी बात, अर्थ जो रोटेशन करती है ना, उसका असर भी आता है ग्रेविटेशनल पावर के ऊपर, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ओनली ऑन अर्थ स्ट्रक्चर, अगर सिर्फ इस पॉइंट को टिक करा जाए तो ये गलत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वैलिड भी है, क्योंकि जो अर्थ का शेप है ना उसके ऊपर भी निर्भर करता है। यहाँ पर भी एक लॉजिक सुनो, ये है मान लीजिए अर्थ का शेप और ये है इक्वेटर, तो मैंने लिख दिया RE स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। RE का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर। दूसरी बात, इसको मैंने लिख दिया RP, ये है पोल और ये हो गया इक्वेटर, तो RP का मतलब हो गया रेडियस एट पोल्स। अब ध्यान से सुनना ज़रा, पोल्स पे रेडियस कम है, वो पोल्स पे रेडियस कम है तो जी की वैल्यू बढ़ जाती है। ये देखिए यहाँ पर अगर इस पॉइंट पे देखा जाए तो जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। पोल्स पे रेडियस कम है तो जी की वैल्यू बढ़ जाती है, और इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है तो जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो जी की वैल्यू चेंज किस वजह से हुई, शेप की वजह से। तो अर्थ स्ट्रक्चर का मतलब हो गया अर्थ का शेप। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक है, लेकिन पहला ऑप्शन सिर्फ यही सही है, ये बात गलत है। लॉजिक समझ में आ रही है मेरी बात? पॉइंट आप कैच कर पा रहे हो कि नहीं, इस बात को ज़रा समझना भी, कि केवल हम बोलें कि अर्थ का स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर करता है तो सही नहीं है केवल, लेकिन एक फैक्टर ये है कि अर्थ के स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात, अर्थ के रोटेशनल मोशन के ऊपर निर्भर करता है, यस। तो ऑन बोथ अबव, ये अगर हम पॉइंट कंसिडर करें तो ज़्यादा बेटर आंसर है। तो आंसर ऑप्शन सी हमारा होना चाहिए। नन ऑफ दीज तो गलत है भाई, ठीक है ना। और सेम कभी रहता नहीं है, शेप के साथ साथ बदलता है, एरिया के साथ साथ बदलता है। पोल्स पे ध्यान रखिए, जी की वैल्यू लगभग 10 के आसपास होती है और इक्वेटर पे लगभग 9.6 होती है। तो ऑन एन एवरेज इसको 9.8 मान लिया जाता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एट द पोल्स इट इज़ अराउंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑन एन एवरेज ये बन गया 9.8, ठीक है जी। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। मोर अमाउंट ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड इन 1 kg वेट। सबसे पहली बात, kg किसकी यूनिट होती है, मास की। kg इज द यूनिट ऑफ मास, और मास कौन सी क्वांटिटी है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्वांटिटी में कभी बदलाव होता है, कभी नहीं होता। तो अगर kg के हिसाब से देखा जाए तो सब जगह वैल्यू सेम रहने वाला है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट लिखा है वेट।
1 किलो चीनी जब आप तोल रहे हैं तो उसका वज़न जो होगा वो कहाँ पर ज़्यादा होगा, नंबर 1। दूसरी बात, कौन सी ऐसी जगह होगी अर्थ की जहाँ पर आपको 1 किलो में ज़्यादा मात्रा मिलेगी चीनी की, यह है क्वेश्चन। अब सुनिए ज़रा, इसको तरीका समझिएगा ज़रा। जो पोलर रीजन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो इक्वेटर रीजन से ज़्यादा होती है। तो मान लेते हैं आप पोलर रीजन पे जाते हैं और वहाँ पे 1 किलो चीनी तोलते हैं। तो आपने 1 किलो चीनी तोल ली पोलर रीजन पे। अब उसी चीनी को उठा करके आप इक्वेटर पे ले आए। जब आप इक्वेटर पे लेके आए तो उसका वज़न कम हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जी की वैल्यू कम है। तो उसको 1 किलो बनाने के लिए आपको ज़्यादा मात्रा में चीनी और ऐड करनी पड़ेगी, थोड़ी चीनी और ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके वो 1 किलो वज़न होगा। तो अगर पोलर रीजन पे आपको जो चीनी की मात्रा मिल रही थी उतनी ही चीनी की मात्रा जब आप इक्वेटर पे लेके आए तो उसका वज़न घट गया, क्योंकि जी कम हो गया, उसका वज़न घट गया, और उसको 1 किलो दोबारा से बनाने के लिए आपने और चीनी ऐड करी। तो ज़्यादा मात्रा चीनी की आपको कौन सी जगह पे मिली? एट इक्वेटर। क्वेश्चन को समझना प्लीज़, अगर फिर भी समझ में ना आए ना, क्लास को दोबारा करना और ये क्वेश्चन जो 5 है इसको दोबारा सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा एट इक्वेटर। होपफुली समझ में आ गया होगा। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया दोबारा इसको कवर अप कर लेना, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। व्हेन यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके जी, बार बार इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर चर्चा हो रही है, कोई मुश्किल नहीं है, बस करते करते क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगी चीज़ें। रेडियस एट इक्वेटर, रेडियस एट पोल्स, जी एट पोल्स, जी एट इक्वेटर। पोलर रीजन पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ये याद रखो। जैसे जैसे आप इक्वेटर रीजन के नज़दीक आओगे रेडियस बढ़ेगा तो जी की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, ये याद रखिएगा, भूलना नहीं। क्यों? क्योंकि स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्वेश्चन करने का एक बेनिफिट ये भी हो जाता है कि हमको ना फॉर्मूले भी जल्दी जल्दी याद होने लगते हैं, कंसेप्ट भी हमारा रिवाइज होता चला जाता है और हमारी कमांड बनती जाती है क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो जी की वैल्यू, कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो जी की वैल्यू डायरेक्टली निर्भर किसके ऊपर कर रही है? आर के ऊपर, आर स्क्वायर के ऊपर इनफैक्ट। तो रेडियस जहाँ का ज़्यादा होगा वहाँ की जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, ओहो सॉरी क्वेश्चन में था इक्वेटर टू पोल, मैंने पोल टू इक्वेटर कंसिडर कर लिया, आई एम सॉरी। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जी की वैल्यू राइज करती है। इक्वेटर पे कम है, पोल्स पे ज़्यादा है, और इक्वेटर से पोल पे जा रहे हैं तो जी की वैल्यू राइज कर रही है। राइज करने का मतलब इंक्रीजेज। रिमेन सेम तो बिल्कुल गलत है, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। इंक्रीजेज ध्यान रखिएगा। अगर पोल टू इक्वेटर पूछा होता ना, पोल टू इक्वेटर लिखा होता तब हम लिख देते डिक्रीज कर रही है। इस क्वेश्चन में फिलहाल आंसर हो जाएगा इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल आप इसे कंसिडर कर सकते हो। एट वॉट डेप्थ बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज्ड बाय 1%। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक आता है डिक्रीज्ड टू 1% और यहाँ पे क्या लिखा है? डिक्रीज्ड बाय 1%। दोनों में डिफरेंस है। मैं डिक्रीज टू 1% अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं कंसिडर कर रहा हूँ डिक्रीज्ड बाय 1%। कितना परसेंट रह गया? 1% डिक्रीज हो गया तो कितना परसेंट रह गया? 99%। तो जी डैश इज इक्वल टू 99% ऑफ जी। ये बचा है आपके पास। क्वेश्चन का मर्म समझिएगा, मीनिंग समझिएगा, जो स्टेटमेंट लिखा है उसका अर्थ आपको क्लियर होना चाहिए। तो जी डैश इज इक्वल टू 99 जी अपॉन 100। क्वेश्चन जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ उसका पैटर्न भी सीखा करो, ये बहुत ज़रूरी है। नाउ अब आपको पता चल गया कि जी डैश की वैल्यू है 99 जी अपॉन 100। नाउ जी एट डेप्थ, फॉर्मूला क्या होता है? जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। तो जी एट डेप्थ जो है ना वो यही है जी डैश। तो हमने लिख दिया 99 जी अपॉन 100, जी 1 माइनस डी अपॉन आर, जी से जी ये कैंसिल हो गया हमारा, और फाइनली हमारे पास बचता है 99 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर। अब ये जो माइनस का डी अपॉन आर है ना, इसको लेफ्ट साइड ले जाओ, तो डी अपॉन आर प्लस का हो जाएगा 1 माइनस 99 अपॉन 100। इस तरीके से सॉल्विंग हो जाएगी। सॉल्विंग आप जैसे मर्जी कर सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मेरा ही मेथड लगाओ, ठीक है, जैसे चाहो वैसे कर दो। तो मैं यहाँ पे इसको ले जाता हूँ, तो डी अपॉन आर ये बन गया हमारा 100 माइनस 99 डिवाइडेड बाय 100, 1 बाय 100
तो d इज इक्वल टू r अपॉन 100, सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो d बिकम्स, r की वैल्यू कितनी होती है 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 100, कैंसिल हो गया, आंसर बना d इज इक्वल टू 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर जब आप अर्थ के अंदर गहराई में जाएंगे तब g की वैल्यू रह जाएगी 99%, इट विल डिक्रीज बाय 1%। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे मार्किंग करते चलना बेटा है, और क्वेश्चंस को ना सॉर्ट आउट खुद भी करने की कोशिश करो। इन केस अगर आप में से कोई बच्चा बाद में इस वीडियो को देखता है, बाद में इस क्लास को अटेंड करता है, तो जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो वीडियो को पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद जल्दी से 2x की स्पीड पे हमारा सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2 स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास 10 kg ईच आर प्लेस्ड 100 मीटर्स अपार्ट। पहले स्फेरिकल बॉल है, दूसरा स्फेरिकल बॉल है, इसका मास कितना है 10 kg, दूसरी बॉल का मास कितना है 10 kg, दोनों का डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको 100 मीटर। लो जी, ओके, यहाँ दे रखा है 100 मीटर। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है इसमें तो। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्टली करने वाला हूँ मैं। ठीक है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना हो, मेरे साथ साथ खुद भी करो। इनटू मास हो गया 10 kg, दूसरा मास 10 kg, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया 100 मीटर्स का स्क्वायर। 100 मीटर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर कर दो डायरेक्ट। इसके बाद फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे हम। तो F इज इक्वल टू ये, दिस बिकम्स, नाउ अब ये 10 और 10, एक 100 तो कैंसिल कर दो भाई। ठीक है, तो 6.67 और 100 ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू द पावर -11 तो पहले से था, 10 टू द पावर -2 ये हो जाएगा, तो फोर्स बिकम 6.67 इंटू 10 टू द पावर -13 न्यूटन। दिस इज द आंसर। अब यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता था और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आपके सामने है ही, कोई मुश्किल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, इन केस अगर गलती हो जाती है, गलती मुझसे भी हो सकती है किसी कैलकुलेशन में, लेकिन अगर गलती हो जाती है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, और वो तभी कर पाओगे जब रिवाइज करोगे। और रिवीजन क्वेश्चन एग्जाम में ना तभी कर पाता है कोई बच्चा जब टाइमली क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। ठीक है, चलो जी अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है दी, अच्छा स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, सॉरी, दी रेडियाई होगा ये मोस्ट प्रोबेबली, रेडियाई ऑफ 2 प्लांट्स। अच्छा ओहो सॉरी बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है, ये प्लैनेट्स होगा। ठीक है ना, प्लैनेट्स, रेडियाई ऑफ 2 प्लैनेट्स आर r एंड 2r रिस्पेक्टिवली। ओके, एक प्लैनेट है जिसका रेडियस है r, दूसरा प्लैनेट है जिसका रेडियस है 2r। ठीक है, नाउ अब देयर डेंसिटीज आर रो एंड रो बाय 2, इसकी डेंसिटी है रो, इसकी डेंसिटी है रो बाय 2 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट देयर सरफेस। ओके, एक काम करते हैं, इसको ले लेता हूं मैं a और इसको ले लेता हूं मैं b। तो हमसे मांग क्या रहा है, जी ए रेशो जी बी, ये हमसे मांग रहा है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, मेरे साथ साथ खुद भी करो, और आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेरा सॉल्यूशन देख लेना। क्वेश्चन में आपके से कह रहा है कि 2 प्लैनेट्स हमको दे रखे हैं, एक प्लैनेट का रेडियस r है और डेंसिटी उसकी रो है, दूसरे प्लैनेट का रेडियस है 2r, उसकी डेंसिटी है रो बाय 2। दोनों पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी उनका रेशियो निकालो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी का वैल्यू क्या होता है, जी m अपॉन आर स्क्वायर, नंबर 1। दूसरी बात सुनना ज़रा, अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है, अब डेंसिटी क्या मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो मास अपॉन वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गई। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब, ये किसकी वैल्यू हमारी आ गई, डेंसिटी की। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा, ये डेंसिटी की वैल्यू हमारी आ गई। अब मैं आपको कुछ और बात भी बताऊंगा। यहां पर मैं थोड़ा सा स्पेस बेटा बना लेता हूं, ओके सॉरी, बना नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको स्पेस थोड़ा सा क्लैरिफाई, अब हम इसको इनहेंस कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए ज़रा, अब मैंने क्या करा, इसके अंदर हमको चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो मास आ रहा है इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ।
तो इस रिलेशन को मैं इसके साथ रो के साथ कंपेयर करता हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ से मास की वैल्यू निकालूंगा 3m डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू रो। तो मास की वैल्यू हमारी बन गई 4 पाई आर क्यूब रो डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ m। नाउ अब यहाँ से स्मॉल g का वैल्यू क्या बन जाता है? स्मॉल g का वैल्यू बन जाता है g, m की जगह मैंने लिख दिया 4 पाई आर क्यूब रो बाय 3, ये हो गई m। g, ध्यान से सुनना, g m अपॉन आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर है तो ये आर से आर कैंसिल हो गया, तो फाइनली जो g की वैल्यू हमारी बनेगी g 4 पाई आर रो ओवर 3, ये स्मॉल g की वैल्यू बन गई। ये फॉर्मूला बन गया हमारा स्मॉल g का ना। अब इसको कैसे हमने इक्वेट करना है, पहले केस में हम लेके आएंगे, ध्यान से देखिएगा। हमको चाहिए जी ए अपॉन जी बी। जी ए, ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, जी 4 पाई, रेडियस r है और डेंसिटी उसकी दे रखी है रो डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय बी। बॉडी जो है हमारी उसका रेडियस था 2r और डेंसिटी थी रो बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर दो जितना हो सकता है, 3 से 3 कैंसिल, g से g कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, रो से रो कैंसिल, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो फाइनली रेशियो क्या बना 1:1। अब ये क्वेश्चन मैंने तो सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा स्पीड से कर पाएँ, क्योंकि मैंने कई बार एक्सप्लेन करना होता है तो थोड़े से स्टेप बढ़ जाते हैं, लेकिन हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो जिसको ये पल्ले ही ना पड़ा हो कि कैसे कैलकुलेशन हो गई, तो एक बार दोबारा से देखो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन आज के समझ आ गए होंगे, ठीक है ना जी। और कल आगे की क्लास हम कवर करेंगे। कोशिश मेरी अब ये रहेगी कि रेगुलर बेसिस में हम इस तैयारी सीरीज़ को फॉलो अप कर पाएँ, लेकिन जितने भी लेक्चर होते हैं उनको अटेंड करने की ज़रूर कोशिश करें, ठीक है ना। क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो बेटा। थैंक यू।